हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 न्यू सिलेबस सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, हमारा नया टॉपिक होगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक है और इस टेक्स्ट बुक में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 ऑन सेइंग प्लीज़। अब प्लीज़ बोलने के क्या फ़ायदे हैं देखते हैं इस लेसन में। और ये लिखा है बाय अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, इन्होंने लिखा है। तो ये हम देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन विथ ऑडियो प्रोनाउंसिएशन एंड आई होप यू विल लाइक इट, सो कीप वॉचिंग विथ अस। तो ये आपका टेक्स्ट बुक का पेज है ऑन सेइंग प्लीज़। इसमें हम देखेंगे आइस ब्रेकर्स। आइस ब्रेकर में क्या बताया हुआ है कि लिस्ट द वर्ड्स of courtesy that we use in our daily life, discuss them with your partner and explain the purpose of using each। अब ऐसे वर्ड्स बताए हुए हैं जो courtesy से रिलेटेड हैं और जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो डेली लाइफ में हम क्या यूज़ करते हैं? थैंक यू यूज़ करते हैं। और क्या courtesy मतलब तमीज़ वाले वर्ड्स। तो थैंक यू यूज़ करते हैं, प्लीज़ यूज़ करते हैं, सॉरी यूज़ करते हैं और क्या माय प्लेजर यूज़ करते हैं। और कोई कर्टसी वर्ड्स आपको पता होंगे जो यूज़ करते हैं, जैसे कि पार्डन मी यानी सॉरी, या और कोई वर्ड्स है जैसे माय प्लेजर या योर वेलकम, ऐसे कोई चीज़ें हैं। ये कर्टसी के वर्ड्स है, तो ऐसे आप वर्ड्स लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लिस्ट बिलो आर फ्यू कैरेक्टर्स traits of people. Some are positive traits while other are not. Trick the one you feel are desirable. अब इसमें से जो courtesy words आपको लगता है कि desirable है वो आपको टिक करने हैं। तो ये आपके लिए एक टास्क है कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से कौन से वर्ड्स आपको लगता है कि तमीज़ वाले हैं और कौन से वर्ड्स तमीज़ वाले नहीं हैं, या कौन से वर्ड्स हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या कौन से बिहेवियर है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो हमको टिक नहीं करना। जो पॉजिटिव है सिर्फ उतना ही टिक करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस, जो कि आप देखेंगे कि जो कन्वीनिंग है या फिर ये जो है आपके ट्रेड्स, एक एक करके देखते हैं। कन्वीनिंग यानी कन्वीनिंग मतलब कि किसी के गलती में या किसी के क्राइम में भागीदार होना। ये तो गलत बात है, किसी के क्राइम में भागीदार होना अच्छी बात नहीं होती, तो यहाँ पे टिक नहीं आएगा। अग्रेसिव मतलब गुस्सा होना, जल्दी से गुस्सा होना, जल्दी से उसके ऊपर अटैक होना या रिएक्ट कर देना जल्दी से, तो ये भी पॉजिटिव ट्रेट नहीं है। बोस्टफुल मतलब किसी के ऊपर फोर्स करना या किसी के ऊपर दबाव डालना, अब ये भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट इनसेंसिटिव मतलब कि आपको उस चीज़ के लिए फीलिंग्स ही नहीं है, उस जो भी चीज़ होगी उसके लिए आपको फीलिंग्स ही नहीं है, तो दैट इज़ इनसेंसिटिव, ये भी पॉजिटिव ट्रेट नहीं है। स्कैमिंग मतलब षड्यंत्र रचना, यानी किसी के बारे में कुछ बुरा प्लान करना, तो ये भी पॉजिटिव नहीं है। हम्बल इज बिहेवियर, जो हम किसी से प्यार से बिहेव करते हैं, जब आदर से बिहेव करते हैं, दैट इज हम्बल। स्ली मीन्स ऑनेस्ट ना होना। स्ली का ऑपोजिट ऑनेस्ट है, तो स्ली ऑब्वियसली आएगा कि जो ऑनेस्ट नहीं है। तो उसके बाद है वाइज तो पॉजिटिव है कि हाँ काफ़ी होशियार है। सर्वाइल भी ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि सर्वाइल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए या आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उससे चापलूसी करना, यानी
सर्वाइल ये बोल रहा है कि आप उस चीज़ की चापलूसी कर रहे हो, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है कि आप सब चापलूसी कर रहे हो किसी चीज़ की। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब जो मजाक बना सकता है, किसी चीज़ को हंसी खुशी से जोक वे में मजाक कर सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमरस। ह्यूमरस इज ऑब्वियसली अलाउड। तो नेक्स्ट देखते हैं इगोइस्टिक। इगोइस्टिक मतलब घमंडी, ये उसका बहुत घमंड है, तो ये भी टिक नहीं हो सकता। ह्यूमरस को टिक कर सकते हैं आप। टेरिटोरियल मतलब जो सिर्फ अपने चीज़ों के बारे में सोचे, दैट इज टेरिटोरियल। या अपने एरिया के आसपास की चीज़ों के बारे में ही सोचे, तो दैट इज टेरिटोरियल। तो ये भी बराबर नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, मतलब ही इंसान है। नीव। नीव मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नीव मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता किसी चीज़ का, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि बेचारा एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है। नेगेटिव भी हो सकता है कि उसको कुछ आता नहीं है। तो दोनों तरफ से हो सकता है। मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव मतलब जो दूसरों को मैनिपुलेट कर सके, यानी दूसरों को दूसरों से अपनी बात मनवा सके। वो पॉजिटिव वे में हो सकता है बात मनवाना, या नेगेटिव वे में हो सकता है बात मनवाना। मैनिपुलेटिव है तो वो कुछ तो प्लान करके दूसरों की बात मनवाएगा आप में। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पैट्रोनाइजिंग, अब आप टिक कर दीजिए, कोई बात नहीं। पैट्रोनाइजिंग मतलब कि आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और उस वक्त पैट्रोनाइजिंग का मतलब है कि सहायता करना। तो किसी चीज़ से किसी इंसान को जब आप मदद करते हैं या सहायता करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पैट्रोनाइजिंग, मीन्स गिविंग हेल्प टू समवन। और बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का भी मतलब वैसे ही आता है कि आप किसी से जब सहायता करते हैं तो आप उस इंसान की भलाई चाहते हैं। जब आप किसी इंसान को हेल्प करते हैं तो आप उसकी भलाई चाहते हैं। तो बेनेवोलेंट मतलब भलाई करने वाला। रूड। रूड पता है आप, जो काफ़ी बुरी तरीके से या काफ़ी बुरे व्यवहार से आपसे बात करता है, रूड। जेनरस। जेनरस रूड का अपोजिट होता है, जेनरस। क्योंकि रूड मतलब बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करना, जबकि जेनरस का मतलब है एक अच्छी नीयत से, अच्छे दिल से उस चीज़ के या उस इंसान से भलाई करना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। etiquettes and manners are very important for a person to live in society. Read the following and put them in the proper columns. So in proper columns you have to put कि appropriate है या inappropriate है। जैसे कि फर्स्ट वन, to receive phone calls while you are in a lecture or class। ये ठीक है या नहीं है? नहीं है। लेक्चर और क्लास में फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए, इनअप्रोप्रिएट है। नाउ नॉक बिफोर यू एंटर योर प्रिंसिपल्स ऑफिस, करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो इंसान आपसे बड़ा है, चाहे उम्र में हो, तजुर्बे से हो या पोस्ट से हो। उस अथॉरिटी को आप रिस्पेक्ट करना चाहिए। भले ही आप उस इंसान से उम्र में बड़े हो तब भी, यानी मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर आपके पेरेंट्स भी होंगे तब भी नॉक करके ही प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना चाहिए, या आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिए। टू थैंक द पर्सन हु ऑफर यू टी और कॉफ़ी, अगर आपको कोई टी और कॉफ़ी देता है तो ऑब्वियसली आप उस इंसान को थैंक यू बोलना तो बनता है, तो ये भी अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, टू बी पोलाइट एंड कर्डियस टू अदर्स, दूसरों के लिए पोलाइट रहना, और कर्टियस मतलब हमेशा प्यार से और अच्छी बातें सोचना उन लोगों के बारे में, और उन लोगों के बारे में अच्छा करना, तो ये एक अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, टू लीव द क्लासरूम विदाउट टीचर्स परमिशन, ये तो इनअप्रोप्रिएट है, गलत बात है।
to occupy the seats reserved for ladies or physically challenged or elderly people on a bus or a train. अब ऐसे लोगों की सीट रिजर्व होती है, लेडीज, फिजिकली चैलेंज और एल्डरली लोगों की, तो वो लोगों की सीट्स हम हड़पने, ये तो गलत बात है, हड़पना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। वो बॉर्न हुए थे चेम्सफोर्ड इन एसेक्स 1865 और उन्होंने अपने लिटरेरी करियर जर्नलिस्ट बन के शुरू किया था। और उन्होंने काफ़ी सारे अपने सोसाइटी के बारे में या जो डेली लाइफ के बारे में उन्होंने काफ़ी सारे मॉरलिटी टाइप के ये किए, क्वेश्चंस रेज किए अपने राइटिंग्स से। और ऑन सीइंग प्लीज इन्हें उन्होंने क्या किया है, तो गुड वैल्यूज़, डेली बिहेवियर के गुड वैल्यूज़ और जो डिसकर्टेसी यानी जो बुरा व्यवहार है, बुरा व्यवहार से क्या गलत हो सकता है और अच्छे व्यवहार अगर हम रखेंगे तो कितना अच्छा हमारी लाइफ में हो सकता है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो नेक्स्ट विल स्टार्ट दिस विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑन सेइंग प्लीज, द यंग लिफ्टमैन in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning was fined, for the offense was undoubtedly in the wrong. It was question of please. The complaint entering the lift said top. The liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. This, of course, was carrying a comment on a manner too far. Discourtesy is not a legal offense, and it does not accuse assault and battery. If a burglar break into my house and I knock him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit to retaliate with reasonable violence. अब क्या किया है कि एक लिफ्टमैन जो था उसने एक पैसेंजर को बाहर निकाला। क्यों बाहर निकाला? तो एक प्लीज़ के मसले पर। वो जो था कंप्लेनेंट यानी जो पैसेंजर था लिफ्ट का, उन्होंने कहा कि टॉप, तो लिफ्टमैन ने बोला टॉप प्लीज़ ऐसे बोलिए। उसने रिफ्यूज़ किया, उसने बोला नहीं वैसे, उसने मना कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि उसने उस पैसेंजर को लात मार के बाहर निकाल दिया। तो अब ये उसका ये था, ऑफेंस था, और इस वजह से उस बेचारे को फाइन भी भरना पड़ा लिफ्टमैन को। लेकिन डिसकर्टेसी ये कोई लीगल ऑफेंस नहीं है। मतलब किसी के बारे में बदतमीज़ी से बात करना या बदतमीज़ी से बिहेव करना को कोई लीगल ऑफेंस नहीं होता, और it does not excuse assault and battery. Assault and battery means an attack which includes not only threats but also actual use of violence. मतलब assault and battery का मतलब है धमकी भी देना और वायलेंस, हिंसा से कुछ मारामारी करना। अब ये लीगल ऑफेंस भी नहीं है और मारामारी करना और ये करना ये भी उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो अगर कोई बगलर होता मेरे घर में घुसा हुआ एंड आई नॉक हिम डाउन, तो लॉ क्या करता, विल एक्विट मी, बट एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड विथ परमिट मी टू रिटेलेट विथ रीजनेबल वायलेंस। तो रिटेलेट मतलब to do something bad or someone who has done something bad to you। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद लॉ मुझे कुछ वो अक्वेट कर देता। अगर कोई चोर मेरे घर घुस आता और मैं उसको मारता तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि it does this because burglar and my assailant मतलब attacker have broken quite definite commands of law। क्योंकि ये जो चोर है और जो अटैकर है उसने
कुछ लीगल कमांड से लॉ के वो कानून उसने तोड़ा है इसलिए, बट no legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction use of violence against something which does not itself recognize a legally punishable offense. Legislate मतलब laws जो बनाते हैं या laws है वो, violence का मतलब है action और feeling that cause damage. Violence का मतलब है जो feelings और जो actions होते हैं जिससे किसी का बुरा करते हैं, वो एक्शन। तो कोई लीगल सिस्टम में ऐसे बताया नहीं है कि बैड मैनर्स के लिए भी कोई वायलेंस हो सकता है, और तो अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस। और एंड ये जो हाँ लीगली पनिशेबल ऑफेंस भी नहीं है इस बारे में हमारे जो लॉज है इसमें। एंड आवर सिंपैथी विद द लिव्ड मैन, वी मस्ट एडमिट दैट लॉ इज रीजनेबल। अब हमको एडमिट करना चाहिए कि लॉ रीजनेबल है, लॉ को रीज़न चाहिए और लॉ बिना रीज़न के कुछ नहीं कर सकता। इट वुड नेवर डू इफ वी वर लिबर्टी टू बॉक्स पीपल ईयर बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर। तो ऐसे तो कोई लिबर्टी नहीं मिली हमको कि मुक्का मारे लोगों के कानों पे कि उनके बुरे बर्ताव के लिए, या टोन ऑफ देयर वॉइस अगर बुरा आवाज़ हो, या स्काउल ऑन देयर फेसेस, या उनका चेहरा नोच दे, या हमारे फीस्ट जो है, आवर फीस्ट वुड नेवर बी आइडल। हमारा मुट्ठी जो है वो कभी आइडल रहेगी ही नहीं। अगर ऐसा कोई लॉ होता ना वायलेंस करने का बैड बिहेवियर के अगेंस्ट, तो हमारा मुट्ठी रहेगी ही नहीं। एंड द गटर्स ऑफ सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे। ऐसा होता कि सिटी की जो गटर है या नदी नाले जो भी हैं वो पूरे खून से बह जाते हैं, इतना वायलेंस होता सिटी में ना। I may be an uncivil as I may please, and the law will protect me against violence retaliation. I may be haughty, having high opinion of oneself. अब खुद के तरफ ज़्यादा ओपिनियन होना। अब मैं भी सिविल जैसे बात करूँगा, अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि प्लीज़ और लॉ प्रोटेक्ट करेंगे वायलेंस के लिए मुझे, तो ये थोड़ा हॉटी भी होगा या फिर अनकल्चर्ड होगा या बोरिंग होगा, रूड टाइप में होगा। तो देर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एंड इल मैनर्ड फेलो। अब कोई पेनल्टी तो नहीं है सिवाय ये कि उस इंसान से राइटिंग में लिख के लो कि माफ़ कर दो मुझे। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज़। अब कोई भी लॉ प्लीज़ बोलने के लिए कंपलसरी तो नहीं करेगा, और टू अट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल्स सेंसिबिलिटीज़, या किसी इंसान के सेंसिबिलिटी या किसी इंसान की भावनाओं की तरफ मेरा आवाज़ नीचे करने के लिए भी मुझे कंपलसरी नहीं करता लॉ। मैं जैसा चाहूँ वैसे आवाज़ बढ़ा के बोल सकता हूँ। एनी मोर देन इट सेज आई शैल नॉट वैक्स माई मुस्टैच or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the laceration of a feeling as a case of compensation. There is no allowance for moral and intellectual damage in these matters. तो कोई moral damage या intellectual मैरिज तो नहीं है, मैटर्स तो नहीं है इस बारे में। तो ये वैक्स करना मुस्टैच को या हेयर डाई करना ये भी लॉ मुझे कंपलसरी करता नहीं है, तो ये भी हमारा चॉइस है। तो इसमें तो इट डज़ नॉट मीन दैट डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को अगर डैमेज किया हो तो वो हो गया मतलब चलता है टाइप। तो ऐसे तो नहीं है कि चलता है थोड़ी होता है। इट इज़ प्रोबेबल दैट द लिफ्टमैन वॉज मच मोर acutely hurt or what he regarded as a slur upon his social standing that he would have been if he had kicked in the shins. अब
उन्होंने ये बताया कि अब लिफ्टमैन भी थोड़ा सा ज़रूर हर्ट हुआ होगा, लेकिन उसको जो ज़रूरत थी, जो उसको एक्सपेक्टेड था, वो तो नहीं हुआ, बट ही would have been if he had a kick on the shin। अब थोड़ा बहुत तो उसको भी सहना चाहिए था, या कुछ बोलना चाहिए था, या शायद उसको इतना भी बुरा नहीं लगता अगर उसके साथ अगर इतना पेनफुल चीज़ नहीं हुई होती, फॉर विच यू कुड हैव गॉट लीगल रिड्रेस। तो अगर उसने आवाज़ उठाई होती तो शायद कुछ लीगल एक्शन हो जाता था। द पेन ऑफ a kick on shin soon passes away, but the pain of a wound of our self-respect or our vanity may poison a whole day। अब ये जो पेन है, पेन ऑफ मतलब जो बॉडी के घाव है वो भर के आ सकते हैं, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे घाव पड़ते हैं तो वो तो भर के नहीं आ सकते। और वेनिटी मतलब वेनिटी में पॉइजन होल डे, मतलब हमारा जो प्राइड है, हमारा जो गर्व है, उसको उसको पॉइजन हो सकता है, या फिर उसको जो गर्व है, गर्व नष्ट हो सकता है पूरे दिन के लिए। I can imagine that Liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, over. Brooding over means thinking anxiously or sadly about something। तो ये लिफ्टमैन इमेजिन कर सकता हूँ मैं कि डिनाइड हो गया, रिलीफ, उसको तो रिलीफ नहीं मिला होगा, उसको थोड़ी ना कोई खुशी मिली होगी किसी को बाहर निकाल के। And visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium। मतलब वो जब अपने वाइफ के पास विजिट करने गया तो उसको थोड़ा सा सुकून मिला, उससे बात करके इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बनाए रखा अपने फीलिंग्स के। For there are few things more catching than bad temper and bad manners। अब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बैड टेम्पर और बैड मैनर्स से ज़्यादा मोर कैचिंग होते हैं, या मोर ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। तो व्हेन सर एंथनी एब्सोल्यूट बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, जब एंथनी एब्सोल्यूट थे उन्होंने कैप्टन एब्सोल्यूट को बुलीड किया, यानी तंग किया। द लेटर वेंट आउट एंड बुलीड हिज मैन। तो उन्होंने क्या किया, बाद में आगे गए और उन्होंने किसी और इंसान को बुली किया, फैग नाम का। और फैग ने क्या किया, नीचे गया डाउन स्टेयर्स एंड किक द पेज बॉय। अब वो नीचे गया और जो पेज बॉय था उसको किक किया। Probably the man who said talk to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning। तो शायद जैसे ये जो इंसिडेंट हुआ एंथनी एब्सोल्यूट के बारे में कि उन्होंने बुली किया कैप्टन एब्सोल्यूट को, कैप्टन एब्सोल्यूट ने बुली किया उसके नौकर फैब को, फैब ने नीचे जाके बुली किया पेपर बॉय को या पेज बॉय को। और वैसे ही चीज़ें शायद ये जो इंसान था जो लिफ्टमैन के साथ था, शायद उसको भी किसी एम्प्लॉयर ने गुड मॉर्निंग नहीं विश किया होगा, शायद इसीलिए वो इतना बुरा व्यवहार कर रहा होगा टू हिम, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज़ बीन हैंडपेक्ड। हैंडपेक्ड का मतलब है कि किसी चीज़, हैंडपेक्ड का मतलब है कि बुरा फील करना या किसी बात से हर्ट हो जाना, या किसी चीज़ की वजह से हर्ट हो जाना। तो ऐसा कुछ हुआ होगा एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ, ब्रेकफास्ट के टाइम पे, टू होम द कुक हैज़ बीन इंसोलेंट, या फिर कुक उसका काफ़ी रूड हुआ होगा, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। बिकॉज द हाउस मेड हैड आंसर्ड हर बैक, या फिर हाउस मेड जो होती है नौकरानी ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, इसलिए शायद बेचारे का मूड ऐसे होगा। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ इल ह्यूमर। अब हम लोगों को इन्फेक्ट कर दें हमारे बुरे बर्ताव से,
बैड मैनर्स से, probably do not do more to poison the stream of general life that than all crimes in the calendar. मतलब ये जो है ये जहर भरता है सबके लाइफ में, और जो क्राइम इन द कैलेंडर मतलब पूरे महीने भर जितना भी क्राइम होता है, पूरे साल भर के क्राइम में ये काम करता है। ये जो जहर भरने का काम होता है ना लोगों के दिलों में, वो For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband are 100 who live a life of martyrdom under the shadows of More's temper. अब एक या फिर ये जो वाइफ को कोई ब्लैक आई मिलती है, या वन वाइफ who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of More's temper. को ऐसा होता है कि कभी कभी बुरी नज़र पड़ती है किसी के वाइफ पे, ऐसे भी हो सकता है। या फिर गुड नेचर वाला हस्बैंड होता है वो, या ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लोग होते जो अपनी लाइफ जीते हैं जैसे कि ऐसे जल रहे जैसे जिंदा लाश हो। मोर्स टेम्पर मतलब एकदम टेम्पर तो होता है लेकिन बताए किसे, ऐसे जिंदगी जीते हैं। बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम गार्डियन ऑफ प्राइवेट मैटर। मतलब ऑल द सेम लॉ जो है वो हमारा गार्डियन तो नहीं बन सकते, यानी जैसे छोटे बच्चों को होता है ना हमेशा गाइड करने के लिए कोई ना कोई होता है, वैसा अब लॉ हर जगह तो हमारी हिफाजत नहीं कर सकता, हमको खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा। नो लीगल लॉ could cover the vast area of offense, and no could administer a law which govern our social civilities or speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. अब कोई भी कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटर अब इस चीज़ के लिए फैसला नहीं सुना सकते जो हमारा बात करने का तरीका है, हमारा आईब्रो ऊपर नीचे करने का तरीका है, जिससे हम गुस्से से या एटीट्यूड से किसी को देखते हैं, या हमारा मूड है, या हमारा बिहेवियर है, किसी के तरफ मैनर्स है, उसके बारे में तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट तो कोई फैसला नहीं सुना सकता। जो भी फैसला सुनाना है, वो जो भी फैसला करना है हमें ही करना पड़ता है कभी कभी। जो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वायलेंस करें, लेकिन हम अच्छे से उस चीज़ को जवाब दें। बट दो वी आर बाउंड टू इंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन, फिर भी चलो हमको ये करना है, थोड़ा सा जजमेंट देना है। वर्डिक्ट मतलब जजमेंट उस लिफ्टमैन के आगे। तो मोस्ट पीपल हैव सर्टेन सिंपैथी विद हिम। मोस्ट पीपल बोलेंगे कि सिंपैथी है मुझे उस लिफ्टमैन के लिए, while it is true that there is no law that compels us to say please. अब ये भी है कि सिंपैथी होंगी, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है कि कंपल्सरी प्लीज ही बोलना चाहिए। There is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. जहाँ पे बहुत वो पुरानी और बहुत पवित्र ऐसी लॉज है जिसे हम संस्कार कहते हैं। हमारे वो संस्कार कहते हैं कि जो अच्छा इंसान होता है, जो सिविल इंसान होता है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये पुराने संस्कार हमारे कहते हैं। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट वी शुड एक्नॉलेज एंड सर्विस प्लीज एंड थैंक यू, अ स्मॉल चेंज विथ विच we pay our ways as social beings. अब प्लीज़ एंड थैंक यू ऐसे छोटे छोटी चीज़ें हैं जिससे हम हमारे सोशल बीइंग होने का प्रदर्शन करते हैं, सोशल अच्छे इंसान होने का हम प्रदर्शन करते हैं, हम हमारे बिहेवियर को पे करते हैं। दे आर लिटिल courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly.
ऐसे बहुत सारे कर्टेसी वर्ड्स हैं, जैसे सॉरी है, प्लीज़ है, थैंक यू है, माय प्लेजर है, पार्डन है, प्लीज़ अपोलोजाइज है, या ऐसे कोई चीज़ें हैं जैसे जिस वजह से आपको उस कर्टेसी वर्ड्स की वजह से आपकी लाइफ की मशीन है जो हमेशा ऑयल रहती है, अच्छे से स्वीटली ज़िंदगी चलती है. They put or interpose upon the basis of a friendly cooperation. अब इंटरकोर्स का मतलब कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन. ये जो कन्वर्सेशन है काफ़ी फ्रेंडली रखने की कोशिश करते हैं. कौन कोशिश करते हैं? तो ये जो प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, ये जो वर्ड्स होते हैं वो. And easy give and take instead of the basic of superiors dictating or to inferior. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have, and the real service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. Resentment मतलब anger. तो ऐसे तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है. अगर आप किसी चीज़ के लिए कमांड करते हो तो कमांड नहीं करना है, लेकिन आस्क करना है, पूछना है या रिक्वेस्ट करना है, तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, आपको गुड फीलिंग्स भी होंगे लाइफ में, इंस्टेड ऑफ ना कि गुस्सा होगा लाइफ में. तो ये बोला है कि आई शुड लाइक टू फीचर. क्या फीचर करना है कि in this connection to my friend, the polite conductor. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductor generally. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. मैं थोड़ा सा एक इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जो पोलाइट कंडक्टर है, बस कंडक्टर. अब ये टाइटल जो है मैंने डिस्क्रिमिनेट किया है कंडक्टर. इसका मतलब ये जनरली नहीं है कि मैं सारे कंडक्टर्स के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो मैंने देखे हुए हैं फ्यू क्लासेस, तो ऐसे थे कि उन्होंने तकलीफ झेली हुई है और ऐसे चीज़ें देखी हुए हैं. तो मैंने बेटर देखा हुआ है बस कंडक्टर्स में कि here and there you will meet an unpleasant specimen who regard the passenger as his natural enemies. अब ऐसे देखेंगे कि वो लोग जो है वो कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं कि पैसेंजर जो होते हैं वो एनिमीज के जैसे बिहेव करते हैं, या क्रीचर्स हु चीफ पर्पस ऑन बस इज टू चीट हिम, या फिर ऐसे लोग जो जिनका पर्पस यही है कि चीट करना. एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट बाय लाउड वॉइस एंड एग्रेसिव मैन. या फिर ऐसे लोग जो ऑनेस्ट रहते हैं सिर्फ लाउड वॉइस और एग्रेसिव मैनर की वजह से. तो बाय दिस टाइप इज रेयर than it is used to be. तो ऐसे लोग तो मिलते हैं, रेयर मिलते हैं ऐसे लोगों को. I fancy the public owes much to underground railway company which also runs the buses. अब मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी कि जो पब्लिक है जहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे में और बस वहाँ पे जो बसेस होती है वहाँ पे भी for insisting on a certain standard of civility, जो इंसिस्ट करते हैं, जो किसी की तरफ अच्छी बिहेवियर के लिए इंसिस्ट करते हैं. इंसिस्ट करना यानी किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं. तो in its servant and taking care that standard is observed in doing this is not only makes things pleasant for the traveling public but performs an important social service. अब ये प्लीजेंट है ट्रैवलिंग करने के लिए और वो परफॉर्म करता है इम्पोर्टेंट सोशल सर्विस के लिए. और it is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of the class. I first became
conscious of his existence one day when I jumped into a bus and found that I left home without any money in my pocket. A feeling of अनफ्रेंडलीनेस ऐसे मैंने तो देखा हुआ है, लेकिन मैं काफ़ी कॉन्शियस हुआ जब एक बार ऐसे हुआ कि मैं बस में चढ़ गया, लेकिन पता चला कि मैं अपना पैसे तो घर भूल आया। तो एवरीवन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग। अब किसी ना किसी ने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने आप बस में चढ़े लेकिन आप पर्स भूल गए, या बस में चढ़े लेकिन पैसे ख़त्म हो गए, या पैसे भूल गए, पर्स है लेकिन पैसे नहीं है, या पर्स ही भूल गए। ऐसे कभी हुआ होगा आपके साथ। तो ये जो फीलिंग है तो ऐसे फीलिंग तो सबने किए हैं। द मिक्स्ड फीलिंग विच डिस्कवरी अराउजेस, मिक्स्ड फीलिंग थी कि क्या कहेगा कंडक्टर, और दूसरी कि बुरा लगा कि पर्स नहीं है। You are annoyed because you look like a fool and at the best, and like a knave at the worst। knave मतलब dishonest person। तो ऐसे इरिटेटिंग होगा आपको, लोग आपकी तरफ देख के इरिटेट हो जाएंगे अगर आप फूल के जैसे बिहेव करेंगे या फिर डिसऑनेस्ट के जैसे रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि you would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, अब you would not be surprised at all। तो क्यों नहीं सरप्राइज्ड होंगे? तो अगर कंडक्टर आपकी तरफ ऐसे देख रहा होगा, घूर रहा होगा और बोल रहा होगा, यस आई नो दैट स्टिल ओल्ड ticket, now then off you get। तो वो बोलता है कि हाँ ये पुरानी ट्रिक तो मुझे पता है, तो अब तुम चले जाओ यहाँ से, ये पुरानी ट्रिक आप मुझे पता है। शायद ऐसे ही बोलेगा ना कंडक्टर। एंड इवन इफ द कंडक्टर इज गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन इजीली, यू आर फेस्ड विद नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement। even if अगर कंडक्टर अच्छा इंसान है फिर भी वो प्यार से आपको नीचे उतारेगा, आपको वापस घर जाना पड़ेगा, चीज़ें लेनी पड़ेगी। परहैप्स ऐसे हो सकता है कि आप अपनी मिस कर दे, ट्रेन मिस कर दे, या एंगेजमेंट मिस कर दे, या फिर जो भी मीटिंग है वो मिस कर दे। ऐसे भी हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। Having searched my pocket in vain for stray coppers, कॉपर मतलब coins of low value, चवन्नी अठन्नी जो उस ज़माने में होती थी वो, and having found I was utterly penniless। अब वो था, उन्होंने देखा कि मैं utterly एकदम penniless, यानी पैसे थे ही नहीं मेरे पास। I told the conductor with as honest face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money। तो उन्होंने बोला, काफ़ी हिम्मत जुटा के ऑनेस्टली उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है और आई एम सॉरी, आई थिंक मुझे वापस जाना चाहिए। तब कंडक्टर ने बोला कि ओह यू डिडंट गेट ऑफ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स ऑल राइट। वो बोला कि इट्स ओके। He said he, all right, said I, but I haven't the copper on me। वो बोलता है कि बट मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। ओह I'll book you through। वो बोलता है ओह कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा आपके लिए। He replied, where do you want to go? तो where do you want to go? उसने पूछा। And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me tickets for anywhere from the bank to Hong Kong। उन्होंने बंडल ऑफ टिकट्स मेरे हाथ में रख दिए विद द एयर ऑफ अ मैन, मतलब इस बिहेवियर के साथ या इस होप के साथ, और
ऐसे लग रहा था प्रिपेयर हूँ मैं के लिए, या फिर ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे ये इंसान ना बैंक से लेकर हांगकांग तक मुझे कहीं भी छोड़ देगा। आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम एंड टोल्ड हिम व्हेन आई वेयर आई वांटेड टू गो। अब मैंने बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, और मैंने बोला कि वो कहाँ जाना है। एंड एज ही गेव मी द टिकट आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर। तो मैंने बोला कि ये जो फेयर है ये मैं कहाँ सेंड करूँ। तो वो बोलता है ओ यू सी मी सम डे ऑल राइट। वो हैप्पीली बोला कि ही सेड चीयरफुली, बोला कि ओ आप कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएंगे, डोंट वरी। तो ही टर्न टू गो, उसने वो चला गया। एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट्स लाइटन ऑन a shilling and the account was squared। squared मतलब सेटल। चलो सारा मामला सेटल हो गया। फिर मेरे फिंगर्स जो थे, जो अभी तक वॉन्डरिंग कर रहे थे, यानी ढूंढ रहे थे मेरे पॉकेट के कॉर्नर में कि शायद कोई चवन्नी अठन्नी मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मामला सेटल हो गया। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड ऑन एन एक्शन हैड गिवन मी। पर ये फैक्ट मैं कभी नहीं भूल सकता। ये फैक्ट मेरे दिल की जो खुशी है वो खुशी को कम नहीं कर सकता। उस इंसान का बिहेवियर, उस इंसान के एक्शन जो मेरे दिल को छू गए, मेरे दिल पे छाप छोड़ गए वो। और उसके बाद a few days after my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. अब few days after my most sensitive toe जो था वो क्रश हो गया, और ratherly heavily as I sat reading on the top of the bus। तो उनका जो टो था सेंसिटिव वो क्रश हो गया था। I looked up with some anger and some agony and saw my friend of cheerful countenance। जब गुस्सा था मैं, और काफ़ी ऐसे था कि मार डालूंगा उस इंसान को, ऐसे बिहेवियर था। लेकिन मैंने देखा कि वो जो फ्रेंड था या फिर वो जो इंसान था काफ़ी चीयरफुल लग रहा था, और बिहेवियर भी उसका जो अपने तरफ देखने का नज़रिया था, या वो जो प्रेजेंट अपने आप को कर रहा था, बॉडी लैंग्वेज थी, वो काफ़ी चीयरफुल थी। उसने कहा सॉरी सर, तो ही सेड सॉरी सर। तो वो बोला आई नो दीज आर हेवी बूट got him because my own feet get trod on so much and now I'm treading on other people's। Hope I didn't hurt you sir। वो बोला कि आई नो ये बूट थोड़े हेवी है, और got him because my own feet get trod on so much। अब मैं ले आया इसलिए क्योंकि मेरे खुद के पैर भी थोड़े से ट्रॉड हो गए थे, या पैर जो थे वो हर्ट हो गए थे। आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स। तो मैं दूसरों के दूसरे लोगों के को ठोकर मार रहा हूँ उस वुड्स की वजह से। तो आई होप आई डिडंट हर्ट यू सर। होप कि मैंने आपको हर्ट नहीं किया। He had hurt me but he was so nice about it that I assured him he hadn't। तो वो इतना अच्छा था, भले उसने मुझे हर्ट किया हो अपने बूट से, लेकिन वो इतना अच्छा बिहेवियर था कि उसका मैंने उसको भरोसा दिलाया। अश्योर्ड मतलब भरोसा दिलाया कि नहीं कोई बात नहीं ऐसे। After this I began to observe him wherever I boarded his bus। After this I began to observe him। मैंने ऑब्जर्व किया उस इंसान को जहाँ भी, whenever I boarded his bus, जब भी मैं उसकी बस में चढ़ा, and found a curious pleasure on the constant good nature of his being। जब देखा कि काफ़ी क्यूरियस प्लेजर था और गुड नेचर था उस इंसान का। He seemed to have an inexhaustible fount of
patience, and a good grip of making his passengers comfortable. I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give me someone the tip that there was room inside. शायद बारिश हो गई होती तो शायद वो मुझे घर भी लेके जाता और कुछ एक रूम में भी रहता। तो with old people he was considered as a son। अब जो बूढ़े लोग थे उनके साथ बिल्कुल एक बेटे जैसा बिहेव कर रहा था। एंड विथ चिल्ड्रन एज सोलिसिटर्स। सोलिसिटर्स मतलब केयरिंग और कंसर्न। बच्चों के लिए वो काफ़ी केयरिंग लग रहा था, जैसे एक बाप होता है। ही हैड एविडेंटली अ पेक्युलरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट और यंग पीपल। और जो यंग लोग हैं, जो उसकी उम्र के आसपास के लोग हैं, उसके लिए काफ़ी वार्म हार्ट था, उसके दिल में काफ़ी भावनाएं थे। और ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जेस्ट विद देम। और हमेशा बिजी रहता था उन लोगों के साथ हंसी खुशी से हंसी मजाक करने में, इधर उधर की बातें करके खुश रखने में। इफ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट। अब अगर कोई अंधा इंसान भी आ जाता था बस में, तो वो क्या करता था कि जो अंधा इंसान था वो सेफली पेवमेंट यानी फुटपाथ पे अच्छे से या आ जाए, अच्छे से सेफली उसको उतारे, ये वो कोशिश करता था। तो he would call to Bill in front to wait while he took him across the road or around the corner, otherwise safely on his way। या तो वो किसी को बुलाता था और वेट करने लगाता था, या फिर ध्यान रखता था कि कहीं कोने में या फिर कहीं रास्ते के किनारे अच्छे से वो उतार दे। इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही इरेडेड मतलब स्प्रेड, प्रोड्यूस। उसने क्या प्रोड्यूस किया? एक सच एन एटमॉस्फियर ऑफ गुड टेम्पर। ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट किया गुड टेम्पर का, गुड भावनाओं के साथ, एंड काइंडलीनेस और दयालु होने का। दैट अ जर्नी विथ हिम वाज अ लेसन इन नेचुरल कर्टसी एंड गुड मैनर्स। कि उसके साथ सफ़र करना एक लेसन था, एक गुड मैनर्स का लेसन था मेरे लिए। और नेचुरल कर्टसी मतलब नेचुरली अच्छा व्यवहार करना, अच्छा बिहेव करना, अच्छे आपके अखलाक अच्छे होना, या आपका बिहेवियर अच्छा होना, या और क्या वर्ड्स आप कहते हैं, जैसे कि आपका स्वभाव अच्छा होना, नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड, वो चीज़ें अच्छे से करना, ये सब उस जर्नी में मुझे सीखने को मिला। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. If bad manners are infectious, so are good manners। अगर बैड मैनर्स इन्फेक्शन पैदा करते हैं, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान, अगर बैड मैनर्स फॉलो जा सकते हैं तो गुड मैनर्स भी जा सकते हैं ना, एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान। इफ़ वी एनकाउंटर अनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर ऑप्ट टू बिकम अनसिविल। अगर हम बुरा बर्ताव देखेंगे तो मोस्ट ऑफ लोग तो बुरा बर्ताव करेंगे। बट इट इज़ अनयूजुअल, अनकॉट मतलब impolite person who can be disagreeable with sunny people। अब impolite person है वो sunny people मतलब खुश रहने वाले, खुश मिजाज लोग रहने वाले लोगों के साथ डिसएग्री करते हैं। इट इज़ with manners as with the weather, nothing clear up my spirit like a fine day। अब कोई क्लियर नहीं करता मेरी स्पिरिट को जो फाइन डे। said Keats, and a cheerful person descend on even the gloomiest of us with something of benediction of a fine day। कीट्स ने कहा, जो कीट्स थे उन्होंने कहा कि कोई क्लियर सब नहीं कर सकता जो मेरी भावनाएं हैं उसको। तो वैसे ही
and cheerful person descends on even the gloomiest of us will something of benediction, of a fine day, of a blessing. कि जो जो इंसान cheerful रहता है, जो इंसान gloomiest रहता है, जो इंसान अपने खुशी से हर चीज़ को खुशी से, हर पल को खुशी से जीता है, उसके लिए हर एक फाइन दिन वो एक ब्लेसिंग के बराबर होता है. And so it was always fine weather on the polite conductor's bus. ऐसे ही फाइन वेदर होता था उस पोलाइट कंडक्टर के बस में. And his own civility, his conciliatory, और जो ओन उसकी जो सिविलिटी है यानी बिहेव करने का तरीका है, उसका जो बिहेवियर है वो his conciliatory जो उसकी जो बिहेवियर है वो address and good humored being infected his passengers, enlightening their spirits. He lightened his own task. His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. जो कि उसको जो बिहेवियर था वो ना कि सिर्फ एक ये था कि वो वेस्ट नहीं गया उसकी लग्जरी के लिए, वेस्ट नहीं किया उसके स्वभाव, उसके लाइफ में अच्छा बिहेव करने के लिए, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, बल्कि एक साउंड इन्वेस्टमेंट था. साउंड इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छे बिहेवियर से, अच्छे स्वभाव से किसी के दिल पे जब हम छाप छोड़ते हैं और बदले में वो इंसान आपके लिए कोई अच्छा करके देता है, इसका मतलब होता है कि साउंड इन्वेस्टमेंट. हम अपने अच्छे बिहेवियर से उसके दिमाग में इन्वेस्ट करते हैं हमारा अच्छा बिहेवियर, और उस इन्वेस्टमेंट के चलते सामने वाला आपको कुछ अच्छी चीज़ देता है, गिफ्ट देता है, तो ये हुआ आपका साउंड इन्वेस्टमेंट. I have missed him from my bus route of late, but I hope that only mean that he has carried his sunshine on to another road. It cannot be too widely diffused in a rather drab world, and I make no apologies for writing a panegyric. Panegyric मतलब speech of piece of writing to praise someone highly. मतलब ऐसे राइटिंग जिसमें बहुत सारी तारीफ़ करते हैं, ऐसे राइटिंग करने में मैं कोई भी झिझक नहीं मानूंगा, कोई भी हेजिटेशन नहीं मानूंगा अगर मैं ऐसी राइटिंग करने लगा तो और ऑन एन अननोन बस कंडक्टर किसके बारे में, तो बस कंडक्टर के बारे में. इफ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन्स ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीच गैदरर ऑन लोनी मोर on the lonely moor, ये जो poor leech gatherer है, the subject of Wordsworth's poem Resolution and Independence, the leech gatherer, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है. I see no reason why lesser people should not take lessons to conduct from one who shows how very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. अब मैं देखता हूँ कि क्यों कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे अच्छे बिहेवियर, अच्छे टेम्पर, अच्छी फीलिंग के साथ होते हैं. It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. अब ये तो जनरल एग्रीमेंट है लोगों के लिए कि जो हमारा बिहेवियर है, हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है, उसको स्वीट करना हमारा जिम्मेदारी है. वी मस्ट गेट दोज सिविलिटीज़ बैक इफ़ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली. अगर आपको आपकी लाइफ काइंडली चाहिए और टॉलरेबल फॉर ईच अदर, मतलब हर एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देने वाली चाहिए, तो वी कैनॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ. तो हम किसी चीज़ पे जीत नहीं पा सकते कानून तोड़ के. The policeman is necessary symbol and the law is necessary institution for a society that's still somewhat lower than the angels. अब ये मतलब ये ऐसा है कि
हम policeman necessary symbol है law के और necessary institution है society के, still somewhat lower than the angels. मतलब though has made him a man little lower than angel, here it means less than perfect. वो perfect से भी less है, कहीं ना कहीं उस इंसान में भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती है. तो lower than the angels ये एक साम का proverb है, ये Psalms 8:5 ये प्रोवर्ब आपको बाइबल में मिल जाएगा. बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक. लॉ हमको सिर्फ मटेरियल अटैक जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी चीज़ों के अटैक से, या इंसान है, लोग है, ऐसी चीज़ों के अटैक से हमको, फिजिकल चीज़ें हैं उसके अटैक से हमको बचा सकता है. नॉर विल द लिफ्ट मैन्स वे ऑफ मीटिंग moral affront by physical violence help us to restore civilities. या फिर लिफ्टमैन का जो बिहेवियर था moral affront, या फिर अपने जो मॉरल्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो उसने कदम उठाया, ऐसा करने से तो हमारा बिहेवियर, हमारा सिविलिटीज, हमारे संस्कार हमको वापस नहीं मिलेंगे. I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please. तो मैं तो सोचता हूँ शायद उसने कुछ और तरीका अपनाया होता रिवेंज लेने का, तो अच्छा होता. जिस इंसान ने उसको प्लीज़ नहीं बोला उसके लिए विथ इलेबोरेट पोलाइटनेस, कुछ और पोलाइट तरीका भी यूज़ कर सकता था वो इंसान, लिफ्टमैन. He would have had the victory not only over the boar मतलब अगर वो जीत जाता सिर्फ रूड बिहेवियर नहीं, बट ओवर हिमसेल्फ, बल्कि खुद के गुस्से से भी वो जीत जाता. एंड दैट इज द विक्ट्री दैट काउंट्स. और वो जो जीत है, खुद को काबू में रखना, खुद के गुस्से को काबू में रखना, वो सही जीत होती है. द पोलाइट मैन में लूज द मटीरियल एडवांटेज. पोलाइट मैन जो होता है भले वो एडवांटेज लूज कर सकता है. जो पोलाइट इंसान होते हैं भले वो दूसरों की तरह रूड नहीं होते, दूसरों की तरह उतनी पोजीशन भले ही वो नहीं पा सकते, मटेरियल वो उतना एडवांटेज नहीं मिलता उनको, पोलाइट लोगों को, जितना कि रूड लोगों को मिलता है. तो बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री. फिर भी उसके दिल में एक स्पिरिचुअल विक्ट्री होती है, वो दिल और दिमाग से जीत गया होता है. I commend to the liftman a story of Chesterfield. Chesterfield इंग्लिश स्टेटमेंट है ये. तो in his time the London streets were without the pavements of today, and the man who took the wall has had the driest footing and never give the wall to scoundrel, said the man who met Chesterfield one day in the street. I always do, said Chesterfield. The stepping with a bow into the road, I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. अब उसका जो रिवेंज था वो मुझे कुछ चेस्टरफील्ड की स्टोरी जैसे लगा कि जो इंसान था जिसने हाँ ये बोला कि द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइस्ट फुटिंग, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल. उसने कहा कि वो जो दीवार है वो मैं किसी स्काउंड्रल मतलब ये एक धोखेबाज इंसान को नहीं दे सकता. वो जो चेस्टरफील्ड को वो इंसान मिला था स्ट्रीट पे, उसने एक बार बोला तो और चेस्टरफील्ड ने बोला कि आई ऑलवेज डू, मैं कर सकता हूँ शायद. तो स्टेपिंग विद अ बो इनटू द रोड, मतलब रोड के ऊपर उसने स्टेप करने के बाद, तो शायद ऐसे ही लिफ्टमैन ने को
शायद रिकमेंड अग्री हो गया अगर उसका रिवेंज जो होता वो ज़्यादा स्वीट होता, इफ़ ही हैड फ्लंग द फेलो इनटू द मड, या फिर उस इंसान ने उस लिफ्टमैन ने उस इंसान को फ्लाई किया होता, उसको उस इंसान की मिट्टी में मिलाया होता, मिट्टी में डाल दिया होता, या मिट्टी के ढेर पे डाल दिया होता, या जो कीचड़ में फेंक दिया होता उस इंसान को, शायद उसका रिवेंज और भी अच्छे से आ जाता। शायद ये वो लिफ्टमैन का तरीका था। और ये जो पूरी आपने जो स्टोरी सुनी वो इस बारे में थी कि मैनर्स कैसे होने चाहिए इंसान को, और मैनर्स कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं, ये भी था। और आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। काफ़ी बड़ी स्टोरी थी, तो काफ़ी टाइम गया हमारा, कोई बात नहीं। तो ये जो थी हमारा, ये आइस ब्रेकर्स करने में ही ज़्यादा टाइम गया, आई थिंक सो। पर आप ये स्टोरी अच्छे से पढ़िए, आपको भी पता चलेगा ये स्टोरी के बारे में, और अच्छी लगेगी आपको ये स्टोरी। तो आई होप आपको ये पसंद आई होंगी स्टोरी। तो प्लीज़ आप देखिए ये स्टोरी, और प्लीज़ एक बार, दो बार, तीन बार ये वीडियो अच्छे से देखिए, आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा। और प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।